एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट एआई, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। अपनी जो पोस्ट हम जो या कुछ डाल रहे हैं लिख रहे हैं तो वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए ताकि ऑडियंस भी उससे कनेक्ट कर सके, जो हमारे पीओवी हम जो कहते हैं तो उससे वो समझ सके। सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लेटफॉर्म अगर किसी के लिए है, वो लिंक्डइन है। आप काम की ही बातें करते हैं, इंस्पायर करते हैं, दैट्स इट। अगर फेल हो गए तो वही तो आपका चैलेंज, वही तो आपका सबसे प्लस पॉइंट है। उसको एज अपॉर्चुनिटी लो, अपने आप को फेल होने दो एक बार, तभी तो आप सीखोगे और उस गलती को ओवरकम करो। मल्टीपल टेडेक्स देने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने 3 बार टेडेक्स दिया है। तो आजकल लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल करें, दुनिया में कृष्णा से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। मैम आप लिंक्डइन टॉप वॉइस भी हैं, तो जो प्रैक्टिकली आपने फील करा है वही आप ऑडियंस को भी बताते हैं। स्टार्ट यूजिंग क्लॉड, क्योंकि क्लॉड में इतने अच्छे कनेक्टर्स हैं, इतने अच्छे MCPs हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह इसी की बात हो रही है और एक सवाल हम सबके दिमाग में है, क्या एआई हम सबकी जॉब एक्वायर कर लेगा या फिर हमारे पोटेंशियल को और बढ़ा देगा? क्या टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ करना काफ़ी है या उसे ह्यूमनाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी जिन्होंने मीडिया, मार्केटिंग, लीडरशिप और एआई एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे फील्ड्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इट्स माई प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर निष्ठा त्यागी पचौरी मैम टू द सत्यम टॉक्स। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। Thank you so much, Satyam. Thanks a lot. It's all my pleasure to be part of this. First, I would like to begin with your journey that from media and public relations to AI marketing and business transformation. What inspired this remarkable journey and how it started? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सत्यम। तो शुरुआत बहुत ही रोलर कोस्टर रही है, राइट। आई यूज़ टू वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो एज अनाउंसर एंड देन आई वाज पार्ट ऑफ दूरदर्शन। मीडिया की फील्ड से आते आते धीरे धीरे अब आई एम वर्किंग विद काफ़ी टाइम से एआई की फील्ड में। एंड एक चीज़ मैंने देखी है कि कम्युनिकेशन एक क्राफ्ट है, क्राफ्ट की तरह इट इज़ इवॉल्विंग, राइट। और अगर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, अगर वो ऑडियंस तक कन्वे नहीं हो पा रही है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, राइट, आपको आपकी ऑडियंस या फिर कस्टमर तक कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मुझे मीडिया की फील्ड से लेके यहाँ तक उस पूरी जर्नी ने मुझे सिखाया है एंड दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी, राइट। बिकॉज मुझे हमेशा से कम्युनिकेशन की फील्ड में कुछ करना था, नाम बनाना था। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जो भी कुछ मीडिया में सीखा है वो मुझे आज भी वही काम आ रहा है, क्योंकि इट इज़ अ आर्ट एंड क्राफ्ट कि जब तक आप लोगों के ऑडियंस के जहन तक कोई भी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कन्वे नहीं कर पाते, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, फिर उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट कि आपको आना चाहिए कि वो उस क्राफ्ट को कैसे यूज़ करें और अपनी ऑडियंस तक पहुँचे। जी मैम, आप अक्सर ह्यूमनाइजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ की बात करती हैं। सिंपल टर्म्स में इसका क्या मतलब है और आज के टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है सत्यम। सी, हम जब बात करते हैं ह्यूमनाइजिंग एआई, राइट, आज हम जितनी भी बिग कंपनीज देख लें, सब एवरीबडी इज़ प्लेइंग विद डेटा। डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्रोनिम्स यूज़ करें, बहुत सारे स्लैंग्स यूज़ करें, टेकी स्लैंग्स, वर्ड्स जो ऑडियंस को समझ ही ना आए, जो आपके कस्टमर को ही नहीं समझ आए, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट। तो ह्यूमनाइजिंग एआई से मतलब ये है कि आप अपनी जो जितने भी डेटा हैं, नंबर्स हैं, जिनको आप चेस कर रहे हैं, उनको आप अपनी ऑडियंस तक, कस्टमर को समझाएं। तो इजी वे में अगर आप उस डेटा को समझा रहे हैं, कन्वे कर पा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, तभी उसका सेंस है। क्योंकि एवरीबडी इज़ चेजिंग नंबर्स, सबको नंबर्स चाहिए कि ROI कितना हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, कितना डेटा है, नंबर्स है। पर अगर हम उस डेटा को कन्वे ही नहीं कर पा रहे कस्टमर्स को या फिर अपनी ऑडियंस को, तो आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी सेंस। तो एआई में चाहे कितने आपके टूल्स आ जाएं, कितने आपके ट्रेंड्स बदल जाएं, बट एक जो फिलॉसफी है वो बहुत कॉमन है कि आप में ह्यूमन टच होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। अगर आप ह्यूमन टच के साथ उसको कन्वे कर सकते हैं, देन यू आर विनिंग दैट गेम।
सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए एआई को ट्रांसफॉर्म करना है ह्यूमनाइजिंग विद एआई। राइट आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे अपने जितने भी डेटा शीट्स हैं, बैलेंस शीट्स है, P&L अकाउंट्स हैं, या जो भी आपके पास डेटाबेस है, आप उसको कैसे इजी तरीके से, सिंपल तरीके से, एक ह्यूमन तरीके से अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को कन्वे कर पा रहे हैं। अगर आप वो कर सकते हैं देन आई थिंक यू आर विनिंग इन द रेस। सो आप इजीली स्केल अप कर सकते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप स्टार्टअप हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। मैम एआई आज हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को ऐसी वो कौन सी स्किल्स हैं जो डेवलप करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर रेडी बन सकें? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आई एम श्योर कि बहुत सारे यंगस्टर्स वांट टू नो अबाउट इट, क्योंकि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट एआई। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी इज़ द नंबर वन स्किल एंड सेकेंड इज़ द जजमेंट, राइट। तो अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, अगर आप में अडेप्टेबिलिटी है, अगर आप चीज़ों को समझ सकते हैं और राइट जजमेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो यू कैन नेवर बी रिप्लेस। क्योंकि अभी एआई के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये भी चल रहा है कि योर जॉब वुड बी रिप्लेसेबल, राइट, विच आई थिंक इज़ अ मिथ। अगर आप आज भी, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा को भी ऑपरेट तो ह्यूमन ही कर रहा है, राइट, तो अगर आप उस डेटा को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, अगर आप उससे डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप एआई को ईजिली अडेप्ट करके उसको अपना वर्क फ्लो में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी डेली जो मंडेन टास्क है उसको आप ईजी कर सकते हैं, तो बहुत हद तक आपकी मदद करने के लिए ही है एआई। सो आई वुड से कि स्टूडेंट्स को ये 3-4 जो स्किल्स हैं इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप में थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक राइट डिसीजन लेना, क्योंकि डिसीजंस तो आपको ही लेने पड़ेंगे, वो एआई नहीं लेगा, राइट। तो आप जितने स्मार्टली, जितने अच्छे से, जितना सही कम टाइम में डिसीजन लेंगे, तो दैट विल बी द विनर इन द रेस। जी मैम, आपने बिजनेस लीडर्स और स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, तो एक ग्रेट लीडर्स में आप क्या क्वालिटीज़ देखना चाहती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस चेंज को कैसे स्मूथली अडॉप्ट कर सकती हैं? राइट बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया है मैंने, देखा भी है स्टार्टअप फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये समझी और देखी है स्टार्टअप्स और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स हैं हमारे, कि जो अनसर्टिनिटी में क्लैरिटी रख सकें, जो केओस में भी क्लियर माइंडसेट रखें, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डेटा है, केओस है, नॉइज़ है, एंड इफ़ यू कैन स्टैंड स्टिल, अगर आप में वो एबिलिटी है ना कि तब भी आप क्लियरली सोच पाएँ, चीज़ों को सिंपल करके एनालाइज कर पाएँ, दैट मीन्स यू आर अ गुड लीडर। तो आजकल लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल करें, दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप इज़ ऑलरेडी गॉन, राइट। आजकल चाहिए कि आप में क्यूरोसिटी हो, यू शुड हैव अ क्यूरियस माइंडसेट, एंड आप अपनी टीम को भी इंकरेज करें क्यूरियोसिटी के लिए, नई चीज़ें लर्न करने के लिए, न्यू स्किल्स अडेप्ट करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडर्स में, और ये मैंने बहुत कम लीडर्स में देखा है जिनमें क्लियर थिंकिंग हो। बहुत जल्दी इतना सारा केओस है, डेटा है, इतने ज़्यादा ओपिनियंस हैं, और हम जब सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं तो आप तो जानते हैं कंटेंट हर जगह है। तो आप कैसे सिंपल तरीके से क्लियरली सोच सके, समझ सके और फिर डिसीजन ले सके, आई थिंक दैट इज़ अ रियल पावर ऑफ अ लीडर, क्लियर थिंकिंग। जी मैं मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटरिंग और एआई जैसे डाइवर्स फील्ड्स में काम करने के साथ आप खुद को अप स्किल्स कैसे रखती हैं और रेलेवेंट कैसे बनाती हैं? बिल्कुल, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से सवाल है, जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की एज में सत्यम, जब इतने ज़्यादा कई लोग रिजिड हो जाते हैं कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप में हमेशा एक एजिलिटी होनी चाहिए कि वी वांट टू लर्न समथिंग, हमें नई चीज़ सीखनी है, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है एक लर्निंग स्किल्स आप में हमेशा होनी चाहिए कि नई नई चीज़ें पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो यही एक हैबिट मैंने भी कुछ ही टाइम में अपने अंदर भी इनकलकेट करी है कि सोने से पहले 5 मिनट, भले ही 2 पेज पढ़ना है, पर कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ना है ताकि आप कुछ सीखें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, तब तक आप सीखेंगे नहीं, दूसरों को सिखा नहीं सकते और अपने आप को भी अपस्किल नहीं कर सकते। तो पढ़ना और पढ़ने के साथ उस चीज़ को लिखना, क्योंकि अगर आपने कुछ
पढ़ लिया और अगर आप उसी चीज़ को किसी और को समझा रहे हैं या फिर उसको अपने शब्दों में ईज़ी वे में लिख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ ईज़िली समझ आ जाती है। तो अपस्किलिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी और आई वुड से कि हैबिट ये होनी चाहिए कि आप पढ़ते रहें, लर्न करते रहें और सिखाएं दूसरों को, क्योंकि भरा हुआ घड़ा ही पानी दूसरे में डाल सकता है। अगर घड़ा एम्प्टी है तो वो कुछ किसी को दे ही नहीं सकता। तो पहले आपके पास खुद इतनी नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए कि आप दूसरों को दे पाएँ, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब नॉलेज इंक्रीज करना है तो आपको रीडिंग स्किल्स भी रीडिंग डेवलप करनी है। स्किल्स, यस, रीडिंग एंड ऑल्सो राइटिंग स्किल्स। आपको जो भी पढ़ा है उसको सिंपल तरीके से अपने शब्दों में लिखने की भी एक हैबिट डालें। भले ही आजकल वो पेन पेंसिल से लिखना तो हम भूल ही गए हैं, क्योंकि आईफोन में नोट्स हैं, ये जी। सब हैं, राइट, हाँ एवरीबडी इज़ राइटिंग ऑन, उसी में लिखें, बट कुछ भी अपने शब्दों में चीज़ को लिखें जो भी आपने पढ़ी है। जी। मैम, स्टार्टअप मेंटोर होने के नाते आप नए फाउंडर्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ समय बिताया है और मैंने एक चीज़ देखी है जो एक आम स्टार्टअप को अलग स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाता है, वो ये है कि वो कितनी जल्दी अपने फेलियर के साथ सीखते हैं। जी। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपका कुछ स्टार्टअप है, अब मैं उसमें आपको कुछ फीडबैक दे रही हूँ, बट आपने उसको कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लिया, आपने उसको क्रिटिकल वे में ले लिया, तो आप ग्रो करोगे ही नहीं। आपको हम्बल होके फीडबैक्स को एक्सेप्ट करना है और फिर उस पर वर्क करना आना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हमने अपनी ईगो में ले ली वो चीज़, ठीक है। जी। और मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे देखे जिनको आप कुछ भी जेन्युइन फीडबैक देंगे या कुछ भी बताएंगे तो कई लोग ईगो में ले लेते हैं। आई फील कि जो जितनी जल्दी अपने फेलियर से सीखता है और आगे बढ़ता है उसको इम्प्लीमेंट करके, वो ही स्केल कर पाता है। तो ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है और मैं ये मानती हूँ सत्यम कि ये सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं, ये आम तौर पे हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक इंसान में होना चाहिए कि आप में ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितनी जल्दी अपने फेलियर से, क्योंकि हम हर चीज़ में कुछ भी हम नई चीज़ लिख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अमूमन हो सकता है कि हम उसमें फेल हो रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, बट आप कितनी जल्दी उससे सीख के रिकवर करते हो, आगे बढ़ते हो, वही आपको एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल भी बनाता है। मैम, मल्टीपल टेडेक्स देने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पब्लिक स्पीकिंग और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन के बारे में मतलब आपने क्या सबसे बड़ा लेसन सीखा? बिल्कुल, टेडेक्स तो वंडरफुल एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने 3 बार टेडेक्स दिया है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। मैंने उससे एक चीज़ ये सीखी है कि सिर्फ स्टेज पे कॉन्फिडेंटली जाना आपको अच्छा स्पीकर नहीं बनाता। आपको, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपना रियल साइड ऑडियंस को बता पाएँ, तभी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा हिस्सा, डार्क साइड, जो आपने किसी को नहीं शेयर किया है, अगर आप में इतनी ऑडेसिटी है, आप में इतना गट्स हैं कि आप वो पार्ट अपनी स्टोरी का पूरी दुनिया के सामने, ऑडियंस के सामने रख पाए रियल बन के, तो वो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है। तो टेडेक्स से आई वुड से कि मोर देन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो तो आप में होना ही चाहिए स्किल्स, तभी आप जा पाएंगे। बट उसके अलावा लोग रियल साइड देखना चाहते हैं कि आप कैसे ह्यूमन हैं, आपकी क्या फेलियर स्टोरी, क्योंकि आप देखो सत्यम, आज की दुनिया में हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहा है, राइट। एवरीबडी इज टेलिंग क्या अच्छा हुआ है उनके साथ इंस्टा पे, और सेलिब्रेशन, कंग्रेट्स मैसेजेस और यही सब चल रहे हैं इंस्टा पे, एवरीवेयर। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कैसे वो फेल हुए, क्या उनकी हार्डशिप्स रहीं, कैसे वो ज़मीन से उठ के ऊपर आए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। एवरीबडी लुक्स एट द स्टेज, दे डोंट सी द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट बिहाइंड टू गो देयर, राइट। तो वो जो जर्नी होती है, अगर आप वो पूरी जर्नी अपनी ऑडियंस के साथ साझा कर पाएँ स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, तो आई थिंक आप एक अच्छे स्पीकर हैं। तो वो बताना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत कम लोग बताते हैं। रियलिज्म बहुत कम रह गया, क्योंकि अभी हम फेक प्लास्टिक वर्ल्ड में हैं, दैट यू ऑलरेडी माइट बी सीइंग। तो आई थिंक रियलिटी को शो करना स्टेज पे, वो एक बहुत बड़ा ऑडेशियस स्टेप होता है और आपको डिफरेंट बनाता है। ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब रिलेटेबल आप अगर ऑडियंस को फील करा पा रहे हैं तो आप एक एग्जैक्टली कि आपकी जो भी ऑडियंस आपको सुन रही है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। वही मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया, ह्यूमनाइज कर पाए। आप एआई से बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी ऑडियंस से दिल से ही कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आई डोंट थिंक
दैट विल बी लाइक आपका फिर तो फेलियर है, राइट? सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी ऑडियंस के दिल तक पहुंचना, उन तक कम्युनिकेट, वो दे शुड बी एबल टू रिलेट कि यार ये जो बता रहे हैं ये ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था, जी। एंड देन मैंने उस सिचुएशन को ऐसे डील किया, हाँ। एंड लुक एट देम, इन्होंने कितने पॉजिटिवली डील किया। दे शुड गेट इंस्पायर्ड। हम्म। तब आप एक सक्सेसफुल स्पीकर हैं। जी मैम, आप लिंक्डइन टॉप वॉइस भी हैं, तो आज स्टूडेंट्स अगर अपने पर्सनल ब्रांड को ऑथेंटिकली बिल्ड करना चाहें तो वो किन स्टेप्स से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम यंगस्टर्स मुझसे यही पूछते हैं कि आप लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लेटफॉर्म अगर किसी के लिए है, स्टूडेंट के लिए स्पेशली या प्रोफेशनल के लिए, वो लिंक्डइन है। जी। क्योंकि लिंक्डइन में आप काम की ही बातें करते हैं, इंस्पायर करते हैं, दैट्स इट। बाकी प्लेटफॉर्म्स तो इतने मुझे लगते नहीं हैं, बट लिंक्डइन पे जैसे आपने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मुझसे पूछा, तो आई फील इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, बट दैट डजेंट मीन कि आप रैंडमली कुछ भी उठा के पोस्ट करते हैं, राइट? आपका खुद का टेक होना चाहिए मुद्दों पे, इश्यूज़ पे, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका खुद का एक ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आप वो रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने कंसिस्टेंटली, कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना खुद का न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया है, काफ़ी उसके सब्सक्राइबर भी हो गए, AI इग्नाइट न्यूज़लेटर। तो एवरी वीक, हर हफ्ते मैं उसमें कुछ ना कुछ जो AI वर्ल्ड में चल रहा है उसकी अपडेट्स डालती हूँ। तो मैं लिखती भी हूँ और लिखने से सीखती भी हूँ, खुद भी सीखती हूँ और लोगों को भी अवेयर करती हूँ। तो अगर आप कुछ वैल्यू दे पाएँ अपनी कम्युनिटी को, अपनी ऑडियंस को, तो आई थिंक वो आपसे कनेक्ट करती हैं। और उसके साथ साथ आपका एक ओरिजिनल स्टैंड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपने पोस्ट नहीं किया और किसी ने कुछ पढ़ा रैंडमली और वो आपको रिकॉल कर पा रहे हैं कि यार निष्ठा ने ऐसा कुछ बोला था या उसकी पर्सनालिटी वैसी थी, तो दैट मीन्स आपने एक अच्छी पर्सनल ब्रांड अपनी इस्टेब्लिश कर दी है, कि लोग आपको उस काम से जान रहे हैं या आपकी खुद की ओरिजिनल थिंकिंग से जान रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अपनी जो पोस्ट हम जो या कुछ डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए ताकि ऑडियंस भी उससे कनेक्ट कर सके, जो हमारे POV हम जो देते हैं तो उससे वो मतलब समझ सके उस बात को। एग्जैक्टली, आपके जितने भी POVs हैं उनसे लोग रिलेट कर पाएँ, उसमें कुछ वैल्यू एडेड हो, कि लोग कुछ सीख पाएँ, इंस्पायर हो पाएँ, या कुछ भी कुछ लर्निंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Ma'am, you are also running the Nishta narrative series on LinkedIn every Friday. So, what inspired you to start that series, and what impact do you think it creates? राइट, जैसे आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी थी सत्यम, तो हर फ्राइडे मैं निष्ठा नरेटिव्स लॉन्च करती हूँ लिंक्डइन पे फॉर माय ऑडियंस। सो हर बार वो कुछ ना कुछ सिखाती है हमारी कम्युनिटी को, ऑडियंस को, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लेटेस्ट आज ही एक पोस्ट हुआ है अबाउट कोल्ड कॉफ़ी थ्योरी, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन, कोल्ड कॉफ़ी थ्योरी, कि आप किसी भी काम में इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड हो जाएं, इतने ज़्यादा डूब जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि आपकी हॉट कॉफ़ी कोल्ड बन गई है। जी। कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएं किसी एक काम को करने में, चाहे वो आपका एक्सेल शीट पे वर्क हो, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे फॉर एग्जांपल हम पॉडकास्ट ही बना रहे हैं और हमारी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, जी। तो हम इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाएं किसी काम में कि हमें खबर ही ना हो आसपास क्या है, आपकी कॉफ़ी टर्न हो जाए कोल्ड, तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क एंड आप फुली फोकस्ड हो, अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं हर बार शेयर करती हूँ। जैसे मैंने एक और शेयर करी थी, एक एयरपोर्ट थ्योरी, कि आप अपनी जर्नी कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है? क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पे होते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, सबकी डेस्टिनेशन अलग अलग है और सबकी जर्नी अलग अलग है। तो आप कभी ये ना सोचें कि यार वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, मैं अभी यहाँ हूँ, या वो ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही। सबकी जर्नी अलग है, तो यू हैव टू एंजॉय योर ओन जर्नी। सबको कहीं अलग अलग ही पहुँचना है, किसी का सबका गोल एक नहीं है। सो आप अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करें, उसको एंजॉय करें। एक थ्योरी मैंने शेयर करी थी विच वॉज अबाउट एलिवेटर थ्योरी। आई एम श्योर आप भी एलिवेटर में गए होंगे और बीच में अगर एलिवेटर एकदम से बंद हो जाता है तो क्या होता है, आपको समझ नहीं आता क्या करो, राइट? इमरजेंसी बटन दबाते हो एंड देयर इज़ नो एग्जिट, राइट? बट वहीं अगर आप नॉर्मल स्टेप्स लेते हैं, नॉर्मल सीढ़ियाँ चलते हैं, तो आप कंफर्म हो कि आप पहुँच ही जाओगे। तो थोड़ी देर से पहुँचोगे, धीरे धीरे पहुँचोगे, बट आप पहुँच जाओगे। वहीं अगर आप शॉर्टकट लेने की सोचोगे, आप जल्दी से कहीं जाने की सोचोगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ बीच में रुक जाए, बंद हो जाए फिर।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं, और इसलिए मैं ये सारे नैरेटिव शेयर करती हूँ। एक और मैंने शेयर करी थी, सेकेंड सनराइज थ्योरी। वो ये बताती है कि जैसे हमने एक वो रूल बुक बना रखी है सत्यम, है ना, कि 20s तक आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो, 20 के बाद आपको नौकरी करनी है, 30 तक आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे एंड लाइफ गोज ऑन, राइट। तो ये रूल बुक हमें तोड़नी है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 50s में। आप नायका की फाउंडर देख लीजिए, आप और भी बहुत सारे फाउंडर देख लीजिए जिन्होंने 50s के बाद स्टार्ट किया है कुछ भी नया करने का। तो आई बिलीव कि कुछ भी एज ब्रैकेट में नहीं होता, यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। तो इट इज़ ऑलवेज अ सेकेंड सनराइज। आपको हर दिन एक नया मौका मिलता है अगले दिन उठ के कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का। तो ये मत सोचिए कि मैं इतनी एज के हो गए हूँ या फिर ये मेरा एज हो गई है तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, क्या करूँगा। देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, सो दैट रिलेटेड टू दैट। तो मैं हर फ्राइडे ट्राई करती हूँ अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए कि कुछ ना कुछ आप डेट, और ये सारी थ्योरीज मैंने खुद ही मतलब डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम डील करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं, उसी से ये नैरेटिव स्टार्ट करें। तो जो प्रैक्टिकली आपने मतलब फील करा है वही आप मतलब ऑडियंस को भी मतलब बताती है। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये टिप्स अगर किसी को कहीं ज़रूरत है और कोई सुनना चाहता है और उसकी मदद हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इनोवेशन की फील्ड में वुमेन लीडर्स के फ्यूचर को आप किस तरह से देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन किसी भी डोमेन में हो, नॉट इवन टेक्नोलॉजी, कोई भी डोमेन में हो, जब तक वो डिज़ाइन नहीं कर रही अपनी टेबल, तब तक वो सिर्फ एक डेकोरेशन है, दैट दे आर जस्ट द डेकोरेशन इन द टेबल। तो आपने वुमेन को सीट तो दे दी राउंड टेबल पे, बट आपने उनको पावर नहीं दी टू टेक डिसीजंस, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। दे शुड बी इन द रोल टू टेक डिसीजन। उनके पास वो पावर होनी चाहिए कि वो फैसले ले पाएँ, चाहे कंपनीज़ हों, चाहे स्टार्टअप्स हों, चाहे कहीं पे भी हो। तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग पावर वुमेन में आनी अभी भी ज़रूरी है। बहुत सारे जगहों पे इस चीज़ की कमी है, और धीरे धीरे वुमेन आगे आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं, और पर अभी भी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, क्योंकि हम बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वुमेन को यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, और हम उन्हें राउंड टेबल्स पे टेबल भी दे देते हैं, बट हम उन्हें पावर नहीं देते। तो उस टेबल का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें पावर दें ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। अभी भी डिसीजन मेकिंग रोल्स पे मुझे वुमेन थोड़ी कम लगती हैं, दे शुड बी देयर। मैम, अगले 5 साल में एआई के कौन से सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, और आज के यूथ को उसके लिए किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एआई आए दिन क्रिएट कर ही रहा है, चाहे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे आप डिप्लॉय कर दें एजेंट्स, चाहे अपनी खुद की एजेंसी डाल सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, क्रिएटिव यूआई यूएक्स टीम सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स आए दिन डिप्लॉय हो रहे हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एआई को एज अ कॉम्पिटिटर नहीं ट्रीट करना है, कि आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं एआई के साथ, आपको कोलैबोरेट करना है उसके साथ। सो अगर आप उसको एज अ टीम लेंगे कि वो आपकी टीम के साथ मिलके काम कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपकी चीज़ें सॉल्व कर रहा है, आपकी जितनी रोज़मर्रा की मंडेन टास्क है उसमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटिव थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, वो तो आपको खुद ही करनी है, उसमें आपका रोल हमेशा रहना है। एआई सिर्फ आपकी मदद कर सकता है स्केल अप करने में। तो जो बहुत मोनोटोनस टास्क हैं, डे टू डे की टास्क हैं, आप उनको एजेंट्स डिप्लॉय कर दें, अपना पूरा वर्क फ्लो बना दें, तो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ एआई संभाल लेगा। उसके अलावा आप अपनी बाकी की डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इस पे फोकस करें, तो आप बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। तो आपको कोलैबोरेशन आना चाहिए एआई के साथ, ट्रीट इट एज योर टीम। जी मैम, कौन सी बुक्स, प्रिंसिपल्स या डेली लाइफ हैबिट्स ने आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है? मुझे ऐसा लगता है सत्यम, सबसे खूबसूरत बुक हमारी पूरी दुनिया में भगवद गीता है, जो हर भारतीय के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज की डेट में पढ़ रही है। इतने सारे फॉरेनर्स हमारे देश से लेके जाते हैं भगवद गीता, और महाभारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसमें कैप्चर होता है। तो जितने 18 चैप्टर्स हैं वो हमें हर बार कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और मैंने ये भी देखा है, जब भी
काफ़ी लोगों ने ये चीज़ फ़ील भी करी है कि जब भी आप ज़िंदगी में कभी स्टक हो या आपको रास्ता ना दिखे, समझ ना आए, कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे डील करना है, तो भगवत गीता आपको हमेशा एक ना एक रास्ता सिखा देती है, कुछ ना कुछ आपको बता देती है। और वो एक ऐसी किताब है कि आप उसे जितना पढ़ो कम है, हर बार आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो अर्जुन और कृष्ण जी के जो डायलॉग्स हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी कुछ लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि आप में फ़ोकस होना चाहिए, फ़ियर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फ़ोकस्ड हैं अपने काम को लेके, जैसे वो सिखाता है निष्काम कर्म योग, कि आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। आपको अभी से आप फल के बारे में सोचोगे, आप सोचते जाओगे कि मेरा इंस्टा रील इतनी हिट हो जाएगी, इतना वो हो जाएगा, तो दैट इज़ आप एंड गोल पे लगे हुए हो, राइट। आप में ये फियर होना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपना कर्म, अपना काम शिद्दत से करना है, एंड बाकी यू हैव टू लीव इट टू गॉड। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग ना करो, वो तो आपको करनी ही है, बट ज़्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो मुझे लगता है हम गीता से सीखते हैं। एक लेसन है जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। आपको सिखाती है कि अगर आप इमोशनल ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो आप कैसे ज़िंदगी की बैटल्स को जीत सकते हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए। क्योंकि कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पे भी हमारे भगवान ने भी कितनी प्रॉब्लम्स डील करी हैं, झेली हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने अपना युद्ध लड़ा है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, वो हमें गीता सिखाती है, जो मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। एक और चीज़ हमें सिखाती है कि पर्पस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी लाइफ में पर्पस होना चाहिए रादर देन प्रेशर। प्रेशर तो सबकी ज़िंदगी में था, है ना। प्रेशर से तो भगवान भी नहीं बख्शे थे। हम सबकी ज़िंदगी में प्रेशर है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ज़िंदगी में। बट आप कैसे उसमें इवॉल्व करते हुए पर्पस फाइंड कर सकते हैं, आप कैसे अपना गोल पे स्टिक रह सकते हैं कि जो करना है, और प्रेशर से ओवरकम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत लेसन है जो गीता हमें सिखाती है। एक चीज़ गीता हमें सिखाती है, वो ये है कि लीडरशिप, आप में कैसी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कृष्णा से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। मतलब जितने खूबसूरती से उन्होंने डील किया है, पूरे जितने चैप्टर्स आप पढ़ोगे समझोगे, तो उनसे बेस्ट लीडर है ही नहीं। तो हर एक एक क्वालिटी अगर आप उनकी देखोगे, हर सिचुएशन में उन्होंने कैसे डील किया है अपने आप को बैलेंस करते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनके पास भी आई हैं। तो वो चीज़ हम सबको सीखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे फाउंडर हो, स्टार्टअप हो, हर इंसान में वो क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और हमें गीता सिखाती है, वो है इनर पीस, कि आप इतने सारे केओस में, इतनी ज़्यादा नॉइज़ में कैसे अपने मन में धैर्य रख सकते हैं, कैसे आप काम रह सकते हैं, कैसे आप में एक पीस रह सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं अपने आप में, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी, जैसे मैंने एक लीडर की भी क्वालिटी ये बताई थी आपको, कि आप केओस में कामनेस, क्लैरिटी, और जब आप काम होते हैं तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं। आप बताओ, गुस्से में किसने आज तक सही डिसीजन लिया? सबके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो गीता हमें सिखाती है एज अ लीडर कृष्ण जी, कि कैसे वो शांति से काम रह के अपने डिसीजन लेते थे, और मोस्टली सारे सही होते थे, और हमें सबको इंस्पायर करते हैं। तो आई थिंक सबसे खूबसूरत गिफ्ट जो है वो भगवत गीता है हमारे देश की, और सबको ही पढ़ना चाहिए वो। नो मैटर आप कौन से डोमेन में हो, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हो, आप कहीं पे भी हो, गीता सबको एक बार पढ़नी चाहिए। इट इज़ अ गुड लर्निंग बुक। मैम, अगर आज आप अपने 20 ईयर ओल्ड वर्जन से मिल पाती तो आप उन्हें क्या एडवाइस देती? हाउ आई विश आई कैन गो बैक। या ये तो सभी करना चाहते हैं। मैं उसको यही कहती, अगर मैं 20 साल की निष्ठा से मिलती, तो मैं उसको यही समझाती कि देखो, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, उल्टा सीधा इधर उधर जा रहे हो, अलग अलग डोमेन्स में निकल रहे हो, सब कर रहे हो लाइफ में, बट आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। और यही हमारी गीता में भी लिखा है, आपको अपना कर्म करते रहना है, आपको अपने काम पे फोकस करके, फोकस्ड रह के आगे बढ़ते रहना है। आपको नहीं पता मंजिल, रास्ता आपको कौन सी मंजिल पे कहाँ कैसे लेके चला जाएगा। तो आई वुड से टू माई यंगर सेल्फ कि आप बस रुकना मत, कीप वॉकिंग, चलते जाना। एंड ज़िंदगी आपको, अगर आप में इंटेंट आपकी सही है, अगर आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और आप सही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, तो आपके साथ
मैं बिलीव करती हूँ गॉड पे बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है भगवान आपको अच्छी जगह कहीं ना कहीं पहुँचा ही देता है. तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग. Ma'am, before we wrap up, let's do a quick rapid fire of AI tools. I will tell the field and you will tell the tool that which you will recommend for that thing. Data analyst के लिए आप कौन सा AI tool suggest करेंगे? जूलियस AI. मैम सेल्स टीम के लिए? वैपी. मैम वीडियो डबिंग के लिए? हिग्स फील्ड. मैम मीडिया बायर मैजिक्स. एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर? रेप्लिक. मैम ऑपरेशंस मैनेजर? पॉल्सिया. एग्जीक्यूटिव टीम? पेपरक्लिप. वॉइस डबिंग? 11 labs. Ma'am, if someone is getting started with AI today, what is the one tool you would recommend and why? I would recommend to start with not one, I would recommend 2 tools. एक आप बेसिक चैट जीपीटी तो आई थिंक आजकल सभी कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है. उसके अलावा आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो स्टार्ट यूजिंग क्लॉड, क्योंकि क्लॉड में इतने अच्छे अच्छे कनेक्टर्स हैं, इतने अच्छे एमसीपीज हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट करें. पहले बेसिक आप थोड़ा रिसर्च वर्क से, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन से, उस सब से स्टार्ट करें चैट जीपीटी, एंड फिर थोड़ा अपग्रेड करें अपने आप को विद क्लॉड और जो भी सारे टूल्स मैंने आपको बताए उनके साथ, क्योंकि उनके कनेक्टर्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हर स्पेशल एक्टिविटी के लिए एक अलग टूल है. लाइक आपको रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी है, आपको कुछ और वीडियोज़ बनानी है तो हिग्स फील्ड है, आपको वॉइस डबिंग करनी है तो 11 labs हैं. तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए. बट अगर आप न्यू हैं इस डोमेन में तो आई वुड सजेस्ट कि चैट जीपीटी पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे क्लॉड पे आएँ और क्लॉड से सीखें कि कैसे आप अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, उसमें अलग अलग कनेक्टर्स को एमसीटी पे अपडेट करके आप बहुत कुछ स्केल कर सकते हैं. इवन आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप एआई को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं. जी मैम, मेरा यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि एक व्यक्ति अपना एक्चुअल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे मुश्किल सवाल है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी को ये फिगर करना ही नहीं आता है कि हमारा पोटेंशियल एक्चुअली है क्या. और मुझे ऐसा लगता है अगर आप कम एज में ये प्लान आउट कर लें कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, ठीक है, बट आप बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, बट आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आपकी स्किल्स नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप में डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है, तो क्या आप अच्छा पीएम बनोगे? नहीं बन पाओगे. तो उसके लिए आप में वो स्किल्स भी होनी चाहिए जो आप बनना चाहते हो. तो इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी वो एप्टीट्यूड को भी देखें कि क्या आप उस डोमेन में एक्सेल करने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो आप में है कि नहीं. तो आजकल बच्चों के लिए काफ़ी सारे करियर काउंसलर्स साइकोमेट्रिक टेस्ट निकालते हैं जिसमें आप अपना एप्टीट्यूड भी एनालाइज कर सकते हो. तो आपको अपना पोटेंशियल काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, या फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए. तो ये एक तरीका है कम एज में अपने पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए, ठीक है. एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये हो गया. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो फिगर आउट कर लिया कि आपको मैथ्स लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेके कहाँ जाना है, बट उसके बाद करना क्या है, क्योंकि वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं. ठीक है, आपने इंजीनियरिंग कर ली, बट इंजीनियरिंग करके करना क्या है, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद आपको थोड़ा मतलब लाइक माइंडेड लोगों से या अपने सीनियर्स से डिस्कशन करना चाहिए, अपनी खुद की कैपेबिलिटी को उनसे पूछना चाहिए, एनालाइज करवाना चाहिए. तो वो भी आपको काफ़ी हद तक गाइड कर सकते हैं. और एक मैंने नैरेटिव अपने निष्ठा सीरीज़ में शेयर करा था, दैट वाज अ मिरर थ्योरी. आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना खुद को आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके माइनस पॉइंट्स क्या हैं. तो अगर आप अपना खुद का एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो मेरे ख्याल से वो जो अपॉर्चुनिटी वाला बॉक्स है ना वो आप इजीली फिल कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने बारे में पता है कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग में अच्छा हूँ, मेरा ये वाला फील्ड अच्छा है. तो आप बहुत क्लियरली चीज़ों को नेगेट करते हुए आप नेविगेट कर पाओगे कि मुझे एक्चुअली ये बनना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए. तो आई वुड ऑल्सो से कि बहुत सारे बच्चे आजकल ना बहुत इंटरेस्ट के पीछे जा रहे हैं. किसी को गिटार चलाने में इंटरेस्ट है तो आप गिटारिस्ट बन जाओगे, पर क्या उस मार्केट का पोटेंशियल है इंडिया में? आप बताओ कितने गिटारिस्ट कितना क्या अर्न कर रहे हैं. तो आपको प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है. शौक अलग हैं, आपके जो भी आपके शौक आप परस्यू करना चाहते हो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट जो
चीज़ आपके घर में ब्रेड एंड बटर लेके आ रही है, जो आपकी रोज़ी रोटी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप आगे जाके कमाएंगे और अपनी फैमिली को आगे रख पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप एनालाइज कर सकते हैं। जी मैम, आप उस स्टूडेंट या ऐसे पर्सन को क्या एडवाइस देगी जो पैशनेट है, नॉलेजेबल है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है? ये बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी ऐसी थी जी। सत्यम, है ना। मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं कि ये करना चाहिए, वो हाँ। करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आप बहुत चीज़ें कम एग्जीक्यूट कर पाते हो, क्योंकि या तो टाइम की कमी होती है, या फिर आप सोचते बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो जी। ये कि। और आप पता है सबसे बड़ा स्टिग्मा जो हमारी दुनिया में है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। हम सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने बारे में कम सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करी तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग ये कहेंगे। ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिससे हम सबको बाहर निकल के आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच बदलनी, इससे ओवरकम आपको सबसे पहले करना है कि दुनिया के बारे में आप मत सोचें, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। आप अपने बारे में सोचो कि आपको किस काम से खुशी मिलती है, या आपको किस काम में इंटरेस्ट है, या आपको क्या आपका पैशन है, एंड जस्ट गिव इट अ शॉट। लाइक आई सेड कि आप वही इंसान सक्सेसफुल है जो अपनी गलतियों से, जब तक आप करोगे नहीं कुछ काम तब तक आप गलत भी नहीं होगे, राइट। तो गलती करना बहुत ज़रूरी है, और गलती करने के लिए आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप पहला कदम लेंगे तब आप गलती करोगे और उससे सीखोगे जितनी जल्दी और आगे बढ़ोगे, तभी आप उस काम को स्केल कर पाओगे। तो ओवर थिंक मत करो, लोगों के बारे में मत सोचो, जो ठान लिया है करना है तो मतलब करना है। हैव दैट डेडिकेशन इन यू एंड जस्ट डू इट। वो नाइकी का लोगो है ना, जस्ट डू जी। इट, डोंट गिव अ सेकंड थॉट। बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है मैम। व्हाट इज़ दैट वन मैसेज यू वुड लाइक दैट एवरी स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर और यंग प्रोफेशनल वाचिंग दिस पॉडकास्ट टू रिमेंबर? आई वुड से कि देखिए, ट्रेंड्स आपके चेंज होते जाते हैं, टूल्स नए नए एआई के चेंज होते जाते हैं, हर चीज़ बदलती जाती है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट इज़ नॉट चेंजिंग, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, इज़ ह्यूमनाइजिंग, ह्यूमन कनेक्ट। और वही आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ही रिलाई करेंगे, सिर्फ एआई, इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव टू लर्न इट, देर इज़ नो एस्केप, बट आपको ये भी वर्क करना है कि आप ह्यूमन कनेक्ट बनाएं, राइट। आप में वो एम्पैथी स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से कनेक्ट करने की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप तब तक आप में एम्पैथी स्किल्स नहीं है, कनेक्टिविटी स्किल्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपके जितने भी आप टूल्स सीख लें, ट्रेंड्स चेंज होते जाएंगे, नए नए टूल्स और आते जाएंगे, आप लर्न करते जाएंगे, बट ग्रोथ नहीं है। तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आप में एक होना चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू आज भी सेम है, सत्यम। ठीक है, अगर आप किसी से इंसानियत से बात करेंगे, किसी से काइंडनेस दिखाएंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे, तो दैट विल रेसिप्रोकेट, राइट, दैट विल कम बैक टू यू। बट इस इंटेंट से नहीं करना है, आपको अपना कर्म करना है, राइट। तो वो ह्यूमन कनेक्शन आप में हमेशा होना चाहिए, एंड दैट वुड बी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो मैं देख रही हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं, दे आर लूजिंग दैट। सब मूव ऑन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, बट देन आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए, थोड़ा सा रुकना है, और उन वैल्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सत्यम टॉक्स। इट वॉज ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। Thank you so much, Satyam. It was all my pleasure to be part of it. It was lovely being here. Thanks a lot and best wishes. जी।